जर्नल एंट्री के पार्ट नंबर 3 में सभी का स्वागत है। इसमें हम जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं सभी पार्टिसिपेंट से करूंगा वो ये है कि आपके पास इस समय अपने हाथों में नोटिंग्स होनी चाहिए जर्नल एंट्रीज की, जो आपको ऑफिस से मिली है, जिसमें आपको 32 जर्नल एंट्रीज नोट कराई गई हैं। तो वो आपके पास नोटिंग इस समय होगी, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा जर्नल एंट्रीज को समझना कि किसके पीछे लॉजिक क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जर्नल एंट्रीज जो बेसिक होती हैं, शुरुआत करेंगे उनसे। सबसे पहले एंट्री नंबर 1, पहली नंबर की एंट्री ये है कैपिटल ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर इन कैश। ये प्रोप्राइटर और ये पार्टनर, इसका मतलब होता है व्यापार के मालिक। प्रोप्राइटर जहां पे एक मालिक है और पार्टनर जहां पे कई सारे ओनर्स हैं। तो जब वो बिजनेस में पैसा लाते हैं, कैश में पूंजी लगाते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट करेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। अब सर कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए डेबिट होगा। जब भी हमारे पास कैश आता है तो डेबिट होता है, यानी बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और किस माध्यम से बढ़ रहा है वो? कैपिटल के माध्यम से। तो कैपिटल हमारी बिजनेस की पूंजी होती है और वो हमेशा क्रेडिट होगी। ये नियम आपको ध्यान में रखना है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। अब अगर दूसरी एंट्री देखें, इसमें हो ये रहा है कि कैपिटल ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर बाय चेक। तो पहली और दूसरी में अंतर ये है कि पहली में कैश आ रहा था और दूसरी में जो है कैश की बजाय चेक से पैसा आ रहा है। अब ये चीज आप जानते हैं कि जब चेक से पैसा आता है तो पैसा सीधा बैंक में जाता है, और इसीलिए ये एंट्री पहले वाली जैसे बिल्कुल सेम रहेगी। केवल इसमें एक डिफरेंस हो जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि जब बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है तो वो बैंक के माध्यम से लगाया जा रहा है। और सिमिलरली इसी प्रकार से जब तीसरी एंट्री आप देखेंगे, तीसरी एंट्री में अब पूंजी के नाम पर आप देख रहे हैं कि हमें ना तो कैश मिला, ना हमें चेक मिला, हमें कोई संपत्ति के माध्यम से बिजनेस में पूंजी लगाई गई। कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस के ओनर हैं अपनी कोई पर्सनल एसेट, जैसे कि उनका कोई घर हुआ या बिल्डिंग हो गई या गाड़ी हो गई उनकी या फर्नीचर हो गया, अपनी कोई पर्सनल एसेट को वो बिजनेस में ले आते हैं। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये तो इनकमिंग है, असेट बढ़ेगी बिजनेस में। और असेट बढ़ती है तो क्या होती है? असेट हमेशा डेबिट होती है बढ़ने पर। तो इसमें हम एंट्री क्या करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मुझे लग रहा है पहली तीन एंट्रीज क्लियर होंगी आपको। आगे चलते हैं एंट्री नंबर 4 पे। एंट्री नंबर 4 है गुड्स परचेज्ड इन कैश। इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि हमने नगद में माल खरीदा, सामान परचेज करा। देखिए परचेज जो होती है वो बिजनेस के लिए एक तरह से एक प्रकार का खर्चा है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो एक प्रकार से हमारे लिए खर्चा हो गया, और खर्चे हमेशा हमारे डेबिट होते हैं। तो जो परचेज का अकाउंट है, परचेज अकाउंट, वो हो गया डेबिट। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे? माल खरीदते समय जो हमारा कैश है वो जाएगा, कैश कम होगा। और आपने नियम देखा है कि कैश जब जाता है, कैश कम होता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं यहीं पर एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए अगर ये सामान मैंने कैश में खरीदने की बजाय मैंने ये बैंक से खरीदा होता, यानी चेक के माध्यम से खरीदा होता, या आजकल आप लोग बड़ा यूज करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसके माध्यम से करा होता, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता उस केस में। ठीक है, तो ये वाली भी एंट्री मुझे लग रहा है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम पार्टी बाय बिल। अब मेरी जो पिछली वाली एंट्री थी परचेज की, वो मैंने की थी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट सर आपने डेबिट क्यों किया था? क्योंकि बिजनेस में परचेज एक प्रकार से खर्चा है।
परचेज जो होता है उससे हमारा एक तरीके से बिजनेस में खर्चा हो रहा है, तो वो तो हो गया डेबिट। और यहाँ पे हमने करा था टू कैश अकाउंट, और बताया था कि अगर बैंक से खरीदा होता तो टू बैंक अकाउंट करते। लेकिन यहाँ इस एंट्री में ना तो हमने कैश से खरीदा ना बैंक से खरीदा, ये हमने बाय बिल उधार पे खरीदा है, उधार पे एंट्री खरीदी है, उधार पे माल परचेज किया है। अब उधार पे अगर हमने माल परचेज किया होगा तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे टू पार्टी अकाउंट। अब सर पार्टी अकाउंट क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, इस बात को समझ लीजिए। देखिए होता ये है, जिस भी व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं वो कहलाता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर माने वो व्यक्ति जिसको हम पेमेंट करेंगे, जिससे हमने उधार माल खरीदा है और अब हम उसको पेमेंट करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रेडिटर हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी है, तो क्या जवाब मिलेगा मुझे? क्रेडिटर मेरे लिए असेट है या लाइबिलिटी है? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है सर, इसको तो पैसा देना है ना, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लाइबिलिटी हो गई ना, तो क्रेडिटर हो गया हमारी लाइबिलिटी। और चूंकि हमारी लाइबिलिटी हुआ इसलिए क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने देखा था लाइबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉडर्न रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं उन्हीं को अपने माइंड में रखकर हम सारी एंट्रीज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई हमारी सेल की एंट्री। अब जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। जब हम माल बेचते हैं, कैश में बेचते हैं, अगर नगद बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, कैश आएगा। तो कैश आने पे क्या हम करते हैं, उसको डेबिट या क्रेडिट? सर कैश आने पे हम हमेशा कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। अब टू में क्या लिखेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे? तो टू में हम करेंगे सेल्स अकाउंट। कैसे? जिस प्रकार से एक्सपेंसेस हमने बताए थे आपके परचेज, जिस प्रकार से परचेज अकाउंट आपका खर्चा होता था और वो डेबिट होता था, उसी प्रकार से सेल्स जो है वो हमारी इनकम है और वो क्रेडिट होगी। ये चीज को आप हमेशा के लिए नियम बना के रख लीजिएगा कि परचेज हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। तो गुड्स सोल्ड इन कैश की एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर मैं इसमें यही एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर दूं और कहूं कि मैंने माल बेचा है लेकिन उधार पे बेचा है, तो उधार पे बेचने पे क्या सिंपल चेंज हो जाएगा, यहां पे कैश अकाउंट की बजाय आ जाएगा पार्टी अकाउंट। कैश अकाउंट की बजाय आ जाएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसी में ही ये नियम समझिएगा कि जिसको हमने उधार माल बेचा उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा डेटर। इसको लिखते डेप्टर हैं और बोलते डेटर हैं, बोलते समय ये बी साइलेंट हो जाता है। तो डेटर जो हो गए हमारे, इनको हमने माल बेचा है, इनसे हम पैसा लेंगे, तो ये डेटर हमारे क्या हो गए, हमारी एसेट हो गए, क्योंकि इनसे अभी हम पैसा लेंगे। तो इसीलिए हमेशा ये डेबिट हो रहे हैं। जब हम इनको माल बेचते हैं तो हमारे डेटर बढ़ जाते हैं, बढ़ने से मतलब कि हमारा इन पे अधिकार बढ़ जाता है कि हम इनसे पैसा लेंगे, तो इसीलिए डेटर्स को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली एंट्री पे। एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ये तो बहुत ज्यादा सरल एंट्री है। कैसे? हम यहाँ पे नगद खर्चा कर रहे हैं, कोई भी खर्चा मान लीजिए, रेंट का हो, सैलरी का हो, स्टेशनरी का हो, जनरल एक्सपेंस हो, फ्रेट हो, वेजेस हो, कोई भी एक्सपेंस हो। मैंने एक नियम आपको बताया हुआ है कि खर्चे, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? सर एक्सपेंस हमेशा होते हैं डेबिट। तो हम करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो रेंट अकाउंट हुआ, सैलरी हुआ, या ऑडिट फीस हुआ, लीगल फीस हुआ, या स्टेशनरी हुआ, या जनरल एक्सपेंस हुआ, या कोई भी और आपका एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, हमेशा वो डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट। अच्छा, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है? एक्सपेंस का तो समझ में आ गया कि एक्सपेंस डेबिट होते हैं,
कैश क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम खर्चा करते हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है, पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा, और कैश कम होने पे हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसीलिए एक्सपेंस पेड इन कैश की एंट्री हो गई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस ड्यू और इज टू बी पेड, यानी खर्चा जो है वो हमारा ड्यू हो गया या देना है। अब ध्यान से समझिए कैसे क्या होता है। अक्सर करके बिजनेस में, मान लीजिए सैलरी का एग्जांपल लीजिए, 31 तारीख को महीना पूरा हो जाता है और 31 तारीख को सैलरी जो है हमारा खर्चा एक तरीके से हमारा देना बनता है, लेकिन दिया उसको जाता है 7 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को। तो इस दौरान वो खर्चा जो है वो हमारा ड्यू रहता है, यानी हमें अभी पे करना है। उसकी एंट्री क्या होगी? हमने पिछली वाली एंट्री करी थी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट करा था। अब देखिए यहां पे कैश अकाउंट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी दिया नहीं है, देते तो कैश अकाउंट लिखते। चूंकि हमने यहाँ पे अभी खर्चा जो है उसका पैसा दिया नहीं है, कैश गया नहीं है, तो एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट करेंगे, टू करेंगे हम एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट यानी खर्चा अभी हमें करना जो है वो देना है। ये एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, ये हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी होगी इसलिए क्रेडिट हो रही है। वही नियम ध्यान रखना है, खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट, असेट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बहुत अच्छी एंट्री। हमने बैंक में कैश जमा किया, तो अब मुझे ये बताइए, अगर हमने बैंक में कैश जमा किया तो हमारा कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, यानी कैश हमारी तरफ से तो कम हो गया और बैंक का पैसा बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ता है असेट उसको हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे? जा क्या रहा है? टू कैश अकाउंट। ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एंट्री को स्लोली स्लोली आप वीडियो को पॉज कर करके समझ समझ के करिए, भले समय लीजिए, समझ के करिए, और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में क्या होता है कि आप बैंक में कैश जमा करते हैं, तो जब जमा करते हैं तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, बढ़ जाने के कारण वो डेबिट हो जाता है, और कैश चूंकि हमारा कम हो जाता है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इसी के उलट ये वाली एंट्री, हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब ये बिल्कुल उल्टी एंट्री हो गई। इसमें क्या होगा कि कैश अकाउंट हमारे पास तो बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कैश हमारा बढ़ गया और बैंक हमारा कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री आई चेक इशू टू पार्टी। पार्टी को हमने अगर चेक दिया तो होगा क्या? हमारा बैंक अकाउंट वो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट में तो होगा टू बैंक अकाउंट। पार्टी को अगर हमने चेक दिया तो हमारे बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा पार्टी अकाउंट। किसको दे रहे हैं हम? पार्टी को दे रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। पार्टी से अगर हमें चेक मिला है तो इसकी जस्ट उल्टी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। हमारे बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू पार्टी अकाउंट। किससे मिला हमें? पार्टी से मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब ये एंट्री आई एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। तो ये तो बहुत सरल एंट्री हो गई जो हमने पिछली एंट्रीज करी हैं उसके मुकाबले। एंट्री नंबर 8 और 9, जहां तक मुझे याद है, अगर आप देखेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन कैश और एक्सपेंसेस ड्यू और इज टू बी पेड,
उसी की तर्ज पे ये एंट्री है, क्या होगी? सिंपल, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। टू, अब चेक से दे रहे हैं तो क्या होगा? बैंक, टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एंट्री अगली आई, बियरर या सेल्फ चेक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी। देखिए ये जो वर्ड है बियरर सेल्फ चेक, इसको एक्सप्लेन करते हुए हमारी और एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने बियरर और सेल्फ चेक को समझाया है क्या होता है। मैं यहाँ पे एक बहुत शॉर्टली उस चीज को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए नॉर्मली मुझे अगर पार्टी से चेक मिलता है तो मैं उसकी एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री है चेक मिलने की। लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे बियरर या सेल्फ चेक मिल रहा है, तो देखिए सेल्फ चेक का केस आप समझते हैं, बियरर चेक का समझते हैं कि वहां पे एक इस प्रकार का चेक होगा, लिखा होगा पे सेल्फ, और जो भी रुपीस वगैरह होंगे नीचे किसी के साइन होंगे। अब ये चेक यदि मुझे किसी से मिला और इसको मैं ले जाके बैंक में पेश करूंगा, तो इसका पैसा जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, बल्कि काउंटर से मुझे कैश मिल जाएगा। यानी कि ये चेक पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराने की बजाय मेरे हाथ में कैश दिलवा देता है। तो अगर मेरे पास एक सेल्फ चेक है या बियरर चेक है, तो ये मान के चलिए कि आपके पास चेक नहीं है, आपके पास कैश ही है, क्योंकि जब आप चाहें इसको बैंक में ले जाएं और बैंक आपको उसके बदले में कैश दे देगा। तो इट इज एज गुड एज कैश। तो इसलिए जब आपको सेल्फ चेक मिलता है, बैंक में तो आपके पैसा आता ही नहीं है, आपको कैश ही मिलता है। इसीलिए हम इस केस में एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ध्यान से देखिए एंट्री, इसमें होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ये हो रहा है सेल्फ चेक इशू। सेल्फ चेक अगर हमें पार्टी से रिसीव हुआ है, क्योंकि सेल्फ चेक का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में नहीं जाता, वो हमें कैश मिलता है। इसके बाद 16 नंबर की एंट्री, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन असेट्स। इसको होल्ड पे रखते हैं, डेप्रीसिएशन पे बाद में आएंगे, डेप्रीसिएशन पे बाद में आते हैं। लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स, इस पे भी चलिए आएंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं चाह रहा हूं एक बार बियरर या कोई अदर टाइप का चेक हमें मिले तो उसकी एंट्री एक बार देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं बियरर या सेल्फ चेक की एंट्री वो आपके साथ करूंगा। और उससे पहले 2 मिनट में मैं आपको ये डेप्रीसिएशन वाली, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेप्रीसिएशन वाली, उसमें डेप्रीसिएशन वाली एंट्री में देखिए बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है कि हमने आपको डेप्रीसिएशन अदरवाइज समझाया हुआ है। क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई संपत्ति होती है, कोई असेट होती है जिसकी वैल्यू समय के साथ गिरती है, तो हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि भाई मान लीजिए अगर मैंने कोई फोन आज 50,000 रुपए का खरीदा, तो कल ये फोन मेरा 50,000 का नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हो सकता है 45,000 रह जाए, 40,000 रह जाए, और कुछ भी हो जाए। लेकिन ये बात पक्की है कि फोन की या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की या बिल्डिंग की ज्यादातर करके गाड़ी वगैरह की वैल्यू कम होती है। तो ये जो वैल्यू में गिरावट आ रही है उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन का मतलब ही होता है किसी भी संपत्ति के मूल्य में आने वाली गिरावट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये मान के चलते हैं ये जो डेप्रीसिएशन है हर साल 31 मार्च को, यानी साल के अंतिम दिन, हम इसकी एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होती है इसकी कि जो डेप्रिसिएट हुई हमारी एसेट, एक तरीके से हमारा खर्चा हो गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम करते हैं डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हो गया एक प्रकार से खर्चा। अब इससे क्या होता है कि क्योंकि हमारी संपत्ति की मूल्य में गिरावट आती है, हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम क्रेडिट करेंगे टू असेट अकाउंट। असेट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू जो है वो कम की जा रही है डेप्रिसिएशन के माध्यम से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू असेट अकाउंट। इस प्रकार से हमारी जो ये एंट्री ये पास की जाएगी। डेप्रीसिएशन एक खर्चा हुआ, एक प्रकार से एक एक्सपेंस हुआ, इसलिए डेबिट होगा। असेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए क्रेडिट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स। देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई सामान, हमारे बिजनेस में कोई माल की हानि हो, कोई आग लग जाए, कोई आगजनी हो जाए, तो जो हमें लॉस हुआ वो एक प्रकार से हमारा खर्चा हुआ। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, खर्चा है इसलिए डेबिट। और यहाँ पे टू परचेज अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। ये एकमात्र, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था परचेज कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। हाँ, मैं अभी भी अपनी उसी बात पर अडिग हूं, परचेज कभी क्रेडिट नहीं हो सकता सिवाय इस एक इंस्टेंस पे। यानी केवल एक ये ऐसा समय है जब परचेज अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट होगा, यदि हमें लॉस बाय फायर हो गया है तो हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो सामान हमारा जल गया, माल जल गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और लॉस बाय फायर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। लॉस बाय फायर जो है वो हमारा एक खर्चा हो गया, इसलिए डेबिट हो। आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। यानी बिजनेस से बिजनेसमैन ने पैसा निकाला अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो एंट्री क्या पास होगी? इसके में केस में क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस से पैसा निकल के जा रहा है। और डेबिट होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि बिजनेस से पैसा निकालना ओनर के पर्सनल यूज के लिए, इसी चीज को ड्राइंग्स कहा जाता है। इसी चीज को ड्राइंग्स कहा जाता है कि बिजनेस से पैसा निकालना ओनर के पर्सनल यूज के लिए, तो उसी को हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश विड्रॉन किया जा रहा है ओनर द्वारा, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए नहीं किया जा रहा, ऑफिस यूज के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? पिछली एंट्री जो हमने की थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया था और टू कैश अकाउंट किया था। यहां पे हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे। ये सिंपल कैश विड्रॉन बाय बैंक, ये वैसी ही एंट्री है सिंपल। जहां पे ऑफिस यूज के लिए आ गया, वहां पे आपको ड्राइंग्स शब्द का प्रयोग नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिए। जहां पे ऑफिस वर्ड यूज आ गया, वहां पे ड्राइंग्स प्रयोग नहीं होगा। और जहां पे पर्सनल होता पर्सनल होता तो वहां पे मालूम पड़ता कि हम ड्राइंग्स जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी आती है गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छी एंट्री है, समझते हैं ध्यान से कि जब हमने कस्टमर को कोई सामान कभी सेल किया होता और उसको शायद समझ में नहीं आया हो या कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने हमें सामान वापस कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हो गया हमारे लिए सेल्स रिटर्न। अब देखिए, सेल्स जो थी हमारी, खाली सेल्स, वो हमारी इनकम थी, वो क्रेडिट हुई। सेल्स हमारी इनकम थी, वो क्रेडिट हुई। वो जो सेल्स हमारी इनकम थी वो क्रेडिट हुई। अब सेल्स रिटर्न जो है वो एक तरीके से हमारा खर्चा होगा। सेल्स रिटर्न हमारा एक प्रकार से खर्चा हो जाएगा। वो खर्चा हमें डेबिट करना होगा, वो खर्चा हमें डेबिट करना होगा। और उसके लिए हम उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट क्या करेंगे, वो डिपेंड क्या करता है इस चीज पे? क्रेडिट क्या करेंगे वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमें उन्होंने
जो पैसा, जो सामान वापस किया, उसके बदले में हमने उनको कैश वापस कर दिया या केवल उनके खाते में लिख दिया? हमने उनको कैश वापस किया या उनके खाते में लिख दिया? अगर हमने उनको कैश वापस कर दिया तो हम इसमें करेंगे टू कैश अकाउंट। अगर हमने कैश वापस कर दिया तो करेंगे टू कैश अकाउंट। और अगर हमने उनके खाते में लिख दिया, अगर हमने उनके खाते में लिख दिया तो हम यहां पे कर देंगे सिंपली कैश की बजाय टू पार्टी अकाउंट, टू पार्टी अकाउंट। तो गुड्स रिटर्न्ड, अच्छा ये तो पिछली वाली एंट्री की बात, ये पिछली एंट्री की बात चल रही है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर की। इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट या कैश अकाउंट वो उस पर निर्भर करेगा कि हमने उनको कैश वापस किया या हमने उनके खाते में लिख दिया। ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रकार से अगर हमने माल वापस किया है अपने सप्लायर को, हमने माल वापस किया अपने सप्लायर को, तो उसकी एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब पहले परचेज हमारा डेबिट हुआ था इसलिए अब क्रेडिट हो जा रहा है। पहले परचेज हमारा डेबिट हुआ था, अब इसीलिए परचेज रिटर्न जो है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। परचेज खर्चा हुआ था, परचेज रिटर्न हमारा खर्चा कम कर दे रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपका प्रश्न वो बिल्कुल ठीक है कि सर यदि हमने यहाँ पे पार्टी ने हमें कैश वापस कर दिया तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, और यदि उसने हमारे खाते में लिखा तो हम पार्टी अकाउंट डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स माने होता है बट्टा खाता, यानी कि हमारा पैसा, हमने किसी कस्टमर से हमें लेना था, किसी डेटर से हमें पैसा लेना था, पर अब वो पैसा हमारा जो है वो बेकार हो गया, यानी कस्टमर अब पैसा वापस करने से मना कर रहा है, तो बट्टे खाते में लिखा जाता है। उसकी एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स जो हुए वो एक तरीके से हमारे खर्चे हो गए, तो हम लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। लॉजिक क्या है? बैड डेट्स तो हमारे खर्चे हो गए इसलिए डेबिट हो रहे हैं। कस्टमर जो है वो हमारी एक प्रकार से एसेट था, डेटर था, जो कि हमें पैसा देता, तो हमने उसको डेबिट कर रखा था पहले। अब चूंकि उसने मना कर दिया पैसा देने से, तो अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू कस्टमर अकाउंट लिखकर हम उसको क्रेडिट करके उसका खाता खत्म कर देंगे, उसका बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे, मतलब हमारे यहाँ पे उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अगली एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। किसी ईश्वरीय चमत्कार के तहत यदि उस बट्टे खाते वाले व्यक्ति को लगा कि भाई नहीं अब इनका पैसा जो है वापस कर देना चाहिए, कभी उसके पास कोई व्यवस्था हो गई और हमें उससे पैसा मिल गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखिए बैड डेट्स जो थे वो बट्टा खाता था, खर्चा था, और बैड डेट्स यदि रिकवर हो गए किसी चमत्कार के मुताबिक, और ऐसा बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली समझिएगा, यदि हमारे बैड डेट्स किसी प्रकार से रिकवर हो गए, बाई चांस की बात, तो हमारे लिए तो इनकम रहेगी वो, और इनकम रहेगी इसलिए क्रेडिट रहेगी, और कैश अकाउंट क्योंकि हमारा बढ़ जाएगा इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये तो नॉर्मल एंट्री रही। साथ ही साथ इसमें यह भी समझिए कि यदि कस्टमर ने हमें केवल आश्वासन दिया है, कस्टमर ने कह दिया कि भाई आप मेरे नाम पे खाते पे दोबारा लिख लीजिए, मैं पैसा दे दूंगा, और उसने कैश अभी दिया नहीं है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट की बजाय कस्टमर अकाउंट डेबिट यहां पे कर देंगे। जब हमें कस्टमर से केवल आश्वासन मिला हो, पैसे की बजाय केवल आश्वासन मिला हो, तो हम कस्टमर अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये हमारा क्रेडिट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट।
सबसे पहली बात, पेमेंट की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हुआ क्या है यहां पे, मान लीजिए पार्टी को मुझे देने थे 5,000 रुपए, या मान लीजिए पार्टी को मुझे देने थे 5,200 रुपए। मैंने क्या किया, पार्टी को बोला भाई साहब 5,000 रुपए रख लो और मैटर को सेटल करो, अरे रफा दफा करो। तो पार्टी ने कहा भाई 200 रुपए का हिसाब मिस हो रहा है, 200 का हिसाब मैच नहीं हो रहा, तो क्या करूं? तो मैंने कहा अरे इतना तो डिस्काउंट कर दो। तो टू डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपए, 5200 का डेबिट, 5200 का क्रेडिट। तो ये होता है तब जब हमें पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट हमारा यहां पर इनकम हो जाएगी। इनकम क्यों? क्योंकि हमें पैसा कम देना पड़ा, इसलिए हमारी इनकम हो जाएगी। यदि एंट्री उल्टी होती, यानी हमने डिस्काउंट अलाउ किया होता पेमेंट पर, देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों का अंतर क्या है? रिसीव्ड का मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमारे लिए इनकम हो जाएगी, क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड का मतलब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें पैसा कम मिलेगा, हमारे लिए खर्चा हो जाएगा। तो इसमें एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट में नॉर्मली जब हमें पेमेंट मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट हम करते हैं। मान लीजिए पार्टी का हिसाब था 440 रुपए का, पार्टी ने कहा भाई साहब 400 रुपए दे रहा हूं, 40 रुपए छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका कर देते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपए से। यदि हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारे लिए खर्चा होगा, इसलिए वो डेबिट होगा। और यदि हमें डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए इनकम होगा, क्रेडिट होगा। और एक चीज जो मुझे हमेशा याद रहती है और बड़ी हेल्प करती है कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है। ये भी एक लॉजिक है, यदि हमारा कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अगली एंट्री है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी हमने प्रीपेड खर्चा कर दिया। कई बार ऐसा होता है हम आगे के लिए प्रीपेड खर्चा कर देते हैं। तो देखिए नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मल खर्चा करने की ये एंट्री होती है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस की बजाय वर्ड लगाएंगे प्रीपेड एक्सपेंड, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा नहीं होगा, ये हमारी संपत्ति होगी, एसेट होगी, और इसी कारण से डेबिट हो रही है। ये सर एसेट क्यों है? क्योंकि हमने अभी खर्चा तो करा ही नहीं है, हमने तो केवल उसका पेमेंट कर दिया, खर्चा तो अगले साल करेंगे। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस की। और यदि हमें ऐसे ही इनकम एडवांस में मिल जाए तो हम नॉर्मल इनकम की एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यहां पे कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कई लोग इस वर्ड की बजाय अनअक्रूड इनकम करके ये वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अनअक्रूड इनकम का मतलब हो गया कि वो इनकम जो हमने अभी कमाई नहीं है, हम कमाएंगे, जब कमाएंगे तब हमें मिलेगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअक्रूड इनकम, आप कोई भी वर्ड यूज कीजिए, बात एक ही पड़ेगी। दूसरा हो गया एंट्री कि सर इनकम कमा तो ली पर मिली नहीं है, इनकम कमा ली पर मिली नहीं है, ये हो गई अक्रूड इनकम। अक्रूड का मतलब जो कमा ली है पर मिली नहीं है। जैसे उदाहरण दें कि भाई आपको रेंट आता है हर महीने की 15 तारीख को, आपका रेंट जो है वो कायदे से 31 को आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, पर 15 तारीख को देते हैं किराएदार। तो आप क्या करेंगे ऐसे में,
जो अपनी इनकम है उसको तो लिख लेंगे, इनकम क्रेडिट होती है इसलिए टू इनकम अकाउंट तो कर दीजिए, पर कैश अकाउंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है। तो आप कर दीजिए यहाँ पे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी इन, और ये जो है हमारा एक्रूड इनकम, ये क्या है, ये हमारी एसेट हो जाएगा, इसलिए डेबिट। ये इनकम अकाउंट, ये हमारी, ये तो इनकम है ही तो इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अब आया कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी इन फुल सेटलमेंट, बिल्कुल वैसे ही अभी थोड़ी देर पहले एंट्री की थी हमने। ये मैं आपको बता देता हूं, एंट्री नंबर हमने कौन सी की थी थोड़ी देर पहले ही, ये है डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट। 25th नंबर की जो एंट्री थी वो भी सेम ऐसी रहेगी, कैश रिसीव फ्रॉम पार्टी इन फुल सेटलमेंट, कैश अकाउंट डेबिट। मैं लिख देता हूँ एंट्री फिर भी एक बार, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया पार्टी का खाता बंद, अब उससे कोई लेन देन आगे नहीं है। फुल सेटलमेंट का मतलब पार्टी का खाता बंद, अब उससे कोई आगे लेन देन नहीं। और कैश पेड टू पार्टी इन फुल सेटलमेंट, इसकी भी वही, इसकी 24वें नंबर की एंट्री हो जाएगी। जो 24वें नंबर की आपने एंट्री की थी वो एंट्री क्या थी आपकी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब पार्टी को हमने जो कैश दे दिया वो दे दिया, अब इसके आगे हम कुछ नहीं देने वाले, जो बचा वो सारा डिस्काउंट करके खत्म कर। ठीक है। अब आगे की दो एंट्रीज, एंट्री नंबर 31 और 32, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, इन दोनों को समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा काम साझेदारी का है, पार्टनरशिप फर्म है, और मेरी फर्म में चार पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, सबने 1-1 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में। अब जरूरत पड़ने पे लोग पैसा जो है वो निकाल भी सकते हैं, जैसे ये एक मिस्टर ए को जरूरत पड़ी, इसने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो उसकी केवल 80,000 की कैपिटल रह गई। अब देखिए क्या होगा, थोड़े समय बाद सब में होड़ मच जाएगी कि भाई इसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया मैं भी निकाल लूं, उसने निकाल लिया मैं भी निकाल लूं। तो कई कंपनीज, कई पार्टनरशिप फर्म्स क्या करती हैं, कहती हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने बिजनेस से पैसा निकाला, ड्राइंग करी, तो उस पे उस व्यक्ति को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। यानी वो व्यक्ति मिस्टर ए 20,000 रुपए जो निकाल रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहे हैं, उसके बदले में हमारी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को वो ब्याज देंगे, और ब्याज देंगे तो जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम हो जाएगी, फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो डेबिट हो गया क्योंकि इनकम हो गई। और जो मिस्टर ए हैं उनकी कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, उनकी पूंजी में जो है हम ये पैसा काट लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, इसीलिए कई बार जो उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है उस पर उनको ब्याज भी दे देते हैं, उनको ब्याज देते हैं कि भाई आप कैपिटल लगा रहे हैं, आप इस पर ब्याज लीजिए। अब अगर उनको हम ब्याज दे रहे हैं पार्टनर्स को, तो हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट डेबिट करेंगे खर्चे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट यानी उनकी जो पूंजी है उसको क्रेडिट करके बढ़ा देंगे। और ये हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमारे लिए खर्चा है, ये हम पार्टनर को देंगे पूंजी लगाने पे, ताकि उनको मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाने को। गुड्स परचेज्ड ऑन ट्रेड डिस्काउंट बाय बिल फ्रॉम पार्टी, ये भी एंट्री अच्छी है, समझिएगा। मान लीजिए कोई मेरा सामान मुझे समझ में आ रहा है 20,000 रुपए का, मैंने पार्टी से बोला कि भाई मैं माल खरीद लूंगा, इस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह कर दो।
तो देखिए डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की एंट्रीज आप कर चुके हैं। ट्रेड डिस्काउंट की खासियत होती है कि वो लेन देन के समय नहीं होता, यानी पेमेंट के टाइम पे नहीं होता, वो माल खरीदते समय ही हो जाता है। तो पार्टी मुझसे कह रही है भाई एक 20,000 रुपए का वैसे ये नॉर्मल हम हर किसी को देते हैं, आप ऐसा करो आपको 19,000 में दे देंगे। अब ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, यानी माल के बेचते खरीदते समय ही डिस्काउंट तय हो गया। इसका हमारी पूरी एंट्री पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी हमारी जो एंट्री इस केस में पास होगी वो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, इसमें अमाउंट आएगा 19,000। आप कृपया ये ना सोचिएगा कि 20,000 का मैं माल खरीद रहा हूं तो 20,000 लिखूं और 1,000 डिस्काउंट के लिखूं, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट यदि होता है तो हम उसको बिजनेस में शो करते ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में शो होता ही नहीं। और लास्ट एंट्री आई एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट। हमने कोई भी संपत्ति खरीदी और उसको इंस्टॉल करा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो देखिए नॉर्मली हमारी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन यदि हम कोई संपत्ति खरीद रहे हैं और उसको इंस्टॉल वगैरह करा रहे हैं तो उसके इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा आता है उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में डालने की बजाय हम उसी संपत्ति के अकाउंट में डाल देते हैं। तो एंट्री पास करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थी हमारी 32 जर्नल एंट्रीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, कुछ आपको पूछना हो, तो हमारा अकाउंट्स होम का एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं नोट कर रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरा भी नंबर दिया है और ऑफिस का ऑफिशियल नंबर भी दिया हुआ है, दोनों है। आपको कोई भी यदि समस्या आती है, कोई प्रश्न है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, कॉल के जरिए भी पूछ सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली ऑफिस से आपको एग्जाम्पल्स और कराए जाएंगे। फिर भी जर्नल एंट्रीज का आपका बेस मजबूत रहे, उसके लिए हमने ये 3 पार्ट्स में वीडियोस आपके लिए बनाई, जिसमें उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी खासी क्लैरिफिकेशन मिली होगी, क्लैरिटी आई होगी। यदि आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी थी और पढ़ी भी थी अगर, मैं मानता हूँ, उसके बावजूद ये जो आपका एंट्री, ये जो हमारा वीडियो था, इसका पर्पज है आपके जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर हमें बताइएगा, और आपके कोई फर्दर क्वेरीज वगैरह होंगी तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस।